फिल्म की शुरुआत होती है साल 1953 से। हम एलिस के बचपन का घर देखते हैं जो न्यूयॉर्क मेक्सिको की एक भयानक जेल 5 की पेनिटेंशियरी के ठीक बगल में है। ये कोई आम घर नहीं है। यहाँ हर वक्त कैदियों की चीखें और इलेक्ट्रिक चेयर पर दिए जाने वाले मृत्युदंड का सन्नाटा गूंजता है। इस घर में एलिस की माँ ऑड्रे रेनियर ही एकमात्र ऐसी इंसान है जो एलिस को समझती है। दूसरी तरफ एलिस के पिता गेराल्ड रेनियर जो उसी पास की जेल में एक एग्जीक्यूशनर का काम करते हैं, यानी वो एक जल्लाद हैं और उनका नेचर भी कैदी को सजा देते देते बेहद क्रूर और हिंसक हो चुका है। घर का तीसरा सदस्य एलिस का छोटा भाई क्रिश्चियन रेनियर। वो बहुत मासूम और डरावा बच्चा है। हालांकि वो अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने पिता के खौफ और घर की डरावनी आवाजों के कारण हमेशा सहमा रहता है। खैर, यहाँ हम एलिस को एक ड्राइंग बनाते देखते हैं। वो एक कैदी की तस्वीर बनाती है और उसके बारे में बताती है कि उसका नाम वेन फिशर था। उसने हथौड़े से एक औरत का सिर फोड़कर उसकी हत्या कर दी थी। तभी उसका भाई क्रिश्चियन एलिस से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो कहती है, मुझे सब पता चल जाता है। दरअसल एलिस कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी। उसके पास बचपन से ये गिफ्ट था कि वो आत्माओं को देख सकती थी, उनसे बात कर सकती थी। जब भी किसी को मौत की सजा दी जाती, एलिस को उसके बारे में पता चल जाता था। लेकिन एलिस के डैड गेराल्ड को ये सब पसंद नहीं था। वो ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और एलिस को मारता था। उस वक्त तो एलिस की मॉम ने एलिस को जैसे तैसे बचा लिया और उसे कमरे में ले गई। वहाँ सारे खिलौने बिखरे हुए थे। आड्रो के पूछने पर एलिस बताती है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब उस लड़के ने किया है जो बहुत समय पहले यहाँ रहता था और उसे खिलौने बहुत पसंद हैं। उसकी माँ एलिस को समझाती है कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम बहुत स्पेशल बच्ची हो, तुम्हारे पास एक शक्ति है। कुछ लोग तुम्हें नहीं समझेंगे क्योंकि वो डरते हैं। तुम्हारे डैड भी उन्हीं में से एक हैं। तुम ये बात किसी और को मत बताना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। तभी क्रिश्चियन लाइट ऑफ करने से मना करता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। ऑड्रो ने उसे एक विसल दे रखी थी। वो कहती है, जब भी तुम्हें डर लगे बस इसे बजा देना, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद आड्रो वहाँ से चली जाती है। फिर एलिस क्रिश्चियन से बात करती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक चेयर पर जिसकी मौत हो जाती है वो कहाँ जाते हैं? जिसके बाद क्रिश्चियन कहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं अंधेरे में। तभी वो बाहर देखती है, लेकिन क्रिश्चियन वहाँ सोफे पर सो रहा था। तो जिससे वो बात कर रही थी वो कौन था? वो ऊपर चेक करती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उसे उसी बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है। फिर वो उसके पीछे जाती है। वो उससे बात करती है, जिसे देखकर क्रिश्चियन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपनी विसिल ढूंढता है पर वो उसके गले में नहीं होती, वो होती है उस बच्चे के गले में। वो विसिल बजाता है। क्रिश्चियन बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर उसके मॉम और डैड दोनों वहाँ आ जाते हैं। गेराल्ड एलिस से पूछता है, तुमने क्या किया? और कहता है, कह दो कि तुमने किसी को नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पर एलिस कहती है, मैंने उन्हें देखा, यहाँ बहुत सारे भूत हैं हमारे चारों तरफ। गेराल्ड उसे मारता है। आड्रो उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और वो उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। एलिस चिल्लाती रहती है पर वो दरवाजा नहीं खोलता और वहाँ से चला जाता है। एलिस पहले तो लाइट्स ऑन करती है पर वो अपने आप बंद हो जाती हैं। तभी उसे किसी की आवाज आती है। वहाँ उसे एक रेड डोर दिखाई देता है। उसके की होल में से रोशनी आ रही थी। तभी अंदर से आवाज आती है, तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? जिस पर एलिस कहती है, मेरे डैड ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। तभी वो स्पिरिट कहती है, तुम्हारे डैड तुमसे नफरत करते हैं। फिर वो कहती है कि यहाँ बहुत रोशनी है, तुम दरवाजा खोलो, ये दरवाजा तुम ही खोल सकती हो। वहाँ अंदर हमें बहुत सारे दरवाजे दिखाई देते हैं, जैसे ये कोई जेल हो। खैर, वो स्पिरिट एलिस को बहला फुसलाकर दरवाजा खुलवा लेती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो चाबी नीचे गिर जाती है और एक उंगली में बदल जाती है। तभी अंदर से एक डीमन का हाथ बाहर आता है। उसकी चारों उंगलियां चाबियां थी और ये 5वीं चाबी भी उस डीमन के हाथ में जुड़ जाती है। अब वो हाथ कंप्लीट हो जाता है। अनजाने में एलिस ने एक डीमन को आजाद कर दिया था। तभी हम एलिस को पोजेस होते देखते हैं। गेराल्ड टीवी देखते हुए सो गया था। मौका देखकर आंड्रो एलिस के पास उस बेसमेंट में आ जाती है, लेकिन वो डीमन उसे फांसी लगाकर उसी वक्त मार देता है। तभी एलिस और आंड्रो दोनों जमीन पर गिर जाती है। वहाँ पर गेराल्ड भी आ जाता है। वो सारा ब्लेम एलिस के ऊपर डाल देता है। वहाँ एलिस भी होश में आ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी एलिस जाग जाती है।
अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। सन 2010 में एलिस अब बूढ़ी हो चुकी है। नाइटमेयर से जागने के बाद एलिस अपनी डायरी निकालती है जिसमें उसने उस 5 की वाले डीमन का स्केच बना रखा था। उस पर वो पेन से लिखती है गिव मी द की क्वेश्चन मार्क। फिर वो अपने डॉग से बात करती है। तभी हम वहाँ मिलते हैं एलिस की टीम मेंबर से जो कि हैं स्पेक्स और टकर। तभी एलिस को टेड गार्जा नाम के आदमी का कॉल आता है। वो कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए। जैसे ही वो अपना एड्रेस बताता है एलिस कहती है मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। दरअसल ये एलिस के बचपन का घर था और एलिस के शरीर पर आज भी वो निशान है। वो कुछ भी नहीं भूली, लेकिन फिर वो उसकी मदद करने का डिसाइड करती है। फिर वो स्पेक्स और टकर को भी बताती है कि वो मेरे बचपन का घर है और जिस शक्ति की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ उसके लिए मेरे डैड मुझे मारते थे और उसी घर में एरिस की माँ की हत्या भी हुई थी, वो भी एरिस की शक्तियों की वजह से। और उसकी वजह से वो डीमन आजाद हुआ था। वो जानती थी कि वो कितना ताकतवर है। वो वहाँ अकेले जाने को कहती है, पर अगली सुबह स्पेक्स और टक्कर दोनों अपना ट्रक लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। एलिस मान जाती है और उन्हें ड्रेस देती है। वो लोग तैयार होकर टैड के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हम बोर्ड देखते हैं वेलकम टू 5 की। खैर वो लोग टैड के घर पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर टैड उन्हें उस कमरे में ले जाता है जो एलिस और क्रिश्चियन का था। उस कमरे के दरवाजे को टैड ने बहुत सी बाइबल से बंद कर कर रखा था। वहाँ एक रेड कवर वाली बाइबल भी थी जो टैड अपने पास रख लेता है। खैर फिर एलिस अंदर जाती है अपनी टीम के साथ, पर वो आदमी अंदर एंटर नहीं करता। टैड वहाँ होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में भी बताता है। फिर वो लोग एलिस को कैमरा माइक लगाते हैं। एलिस कमरे में अकेले जाती है। वहाँ स्पेक्स और टकर उस ट्रक से एलिस को मॉनिटर करते हैं। तभी एलिस को विसल मिलती है जो बचपन में एलिस की मॉम ने क्रिश्चियन को दी थी। वो उसे अपने गले में पहन लेती है। तभी एलिस के पीछे एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वहाँ एलिस के डैड की यूनिफॉर्म होती है। तभी फिर से उसे दरवाजे पर किसी की परछाई दिखाई देती है। वो दरवाजा खोलकर नीचे जाती है। वहाँ टकर को किसी के पैर दिखाई देते हैं। फिर उसे लगता है कि ये उसका वहम था। तभी एलिस के पीछे एक स्प्रिट होती है जो टकर और स्पेक्स को दिखाई देती है। वह स्प्रिट एलिस के गले से विसल निकाल कर ले जाती है और जाते जाते कहती है उस लड़की की मदद करो। तभी वहाँ वो तीनों भी आ जाते हैं। टैड एलिस से कहता है आप वहाँ नीचे क्यों गई थी? मुझे लगा आप सिर्फ रूम चेक करेंगी। जिस पर एलिस बताती है कि उस औरत को मैंने अपने बचपन में जब मैं 16 साल की थी तब मैंने उसे देखा था। दरअसल बचपन में जब एलिस और क्रिश्चियन कुछ काम कर रहे थे तभी एलिस को लॉन्ड्री रूम से किसी की आवाज आती है। एलिस वहाँ एक लेडी को देखती है। वो उससे बात करती है। तभी वहाँ एलिस के डैड आ जाते हैं और वो अंदर जाकर देखते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता और वो फिर से एलिस को मारने वाले थे। तभी एलिस वहाँ से भागने लगती है। उसका भाई उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। वो अपने भाई को यहाँ अकेला उसके जल्लाद डैड के पास ही छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम क्रिश्चियन की 2 बेटियों को देखते हैं जिनका नाम है मेलिसा और इमोजेन। वो दोनों ही नहीं जानती कि उनके डैड की कोई बहन भी है। तभी वहाँ क्रिश्चियन भी आ जाता है। एलिस क्रिश्चियन को देखकर बहुत खुश होती है, पर क्रिश्चियन बहुत नाराज था क्योंकि वो बचपन में उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। वो कहता है हमसे दूर रहो और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। वहाँ क्रिश्चियन की बेटी मेलिसा एलिस से मिलती है। वो कहती है डैड बस अभी गुस्से में है, वो बहुत अच्छे डैड हैं। फिर एलिस उसे उसी विसल की फोटो देती है और कहती है ये अपने डैड को देना और कहना कि ये कल की ही फोटो है। अगले सीन में एलिस कहती है मुझे क्रिश्चियन की बातों से याद आया, मैंने बचपन में एक रेड डोर खोला था जिसमें एक शैतान बाहर आ गया था और उसी ने मेरी मॉम को मारा था। फिर वो बताती है कि जब वो किसी को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में गई थी तो उसे वहाँ भी एक रेड डोर मिला था। वो कहती है मैं जब जब उनसे गुजरती गई और अंदर की ओर बढ़ती गई। वो कहती है अगर मुझे इसका मतलब समझ आ जाए तो मैं इस घर को प्रेत आत्माओं से आजाद कर सकती हूँ। तभी एलिस उस स्पिरिट से पूछती है कि तुमने मेरी विसल क्यों ली थी और मुझे किसको बचाना है। फिर वो स्पिरिट विसल की मदद से उन्हें बेसमेंट में ले जाती है। वहाँ दरवाजे के पीछे एक रूम था। एलिस उस दरवाजे को खोलती है। वहाँ एक जिंदा लड़की होती है और वो स्पिरिट इसी को बचाने की बात कर रही थी। वो विसल भी वहीं पर थी। वो लोग उसे खोलते उससे पहले वहाँ टैड गन लेकर आ जाता है और कहता है मुझे उस भूत से छुटकारा चाहिए था। तभी उसे स्पेक्स के कदमों की आवाज आती है। वो इन्हीं के पास आ रहा था। तभी टैड उन तीनों को उस रूम में बंद कर देता है। वह स्पेक्स को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले स्पेक्स चालाकी से उसे मार देता है,
पुलिस उस लड़की को रेस्क्यू करती है। स्पेक्स को टेड को मारने पर थोड़ा गिल्ट होता है, पर एलिस उसे समझाती है, तुमने एक शैतान को मारा है। तभी एलिस को फिर से वही स्पिरिट घर में दिखाई देती है। अगले सीन में क्रिश्चियन अपनी बेटियों को लेकर उसी घर में आता है, वो विसिल ढूंढने। वहाँ पुलिस एलिस से पूछताछ कर रही होती है। तभी उसे पीछे मेलिसा दिखाई देती है, वो भी काफी बुरी हालत में। वो समझ जाती है कि मेलिसा के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वहाँ मेलिसा अपने डैड को ढूंढने दूसरे रूम में जाती है, जहाँ वही शैतान उस पर हमला कर देता है। वो डीमन उसके गले में चाबी लगाकर घुमा देता है, जिससे उसकी आवाज बंद हो जाती है। फिर वो उसके सीने में चाबी डालकर घुमा देता है और मेलिसा कोमा में चली जाती है। एलिस वहां पहुंचती है और उसे पता था मेलिसा कहाँ थी। क्रिश्चियन जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। मेलिसा की आत्मा वो शैतान ले जा चुका था। तभी इमोजन एलिस से पूछती है कि मेलिसा को क्या हुआ है, जिस पर वो बताती है कि मेरी वजह से कई सालों पहले एक शैतान आजाद हुआ था, उसी ने ये सब किया है, अब मैं ही उसे खत्म करूंगी। ये सुनकर इमोजन कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि इमोजन के पास भी एलिस जैसी शक्तियाँ थी। वो भी आत्माओं को देख सकती थी और उनसे बात कर सकती थी। वो ये भी बताती है कि डैड को जब पता चला तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। एलिस डैड की सारी खास चीजें लाने को कहती है, जिसमें वो बाइबल भी थी जो डैड ने अपने पास रख ली थी जब एलिस इस घर में आई थी। स्पेक्स इमोजन के साथ बाइबल ढूंढता है और टकर एलिस के साथ बेसमेंट में जाता है। वहाँ उन्हें एक फैन में उसी स्पिरिट के कपड़े मिलते हैं। एलिस उसे हाथ में लेती है और उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि डैड की ही तरह उसके डैड ने भी एक लड़की को यहाँ कैद कर रखा था। उसका नाम एनी था और एक दिन वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो लॉन्ड्री रूम में पहुंच जाती है। यानी उस दिन जब एलिस ने उस लड़की को देखा था तो वो जिंदा थी, लेकिन उसके डैड ने झूठ बोला कि अंदर कोई नहीं है। एलिस के जाने के बाद उसने एना को पीट पीट कर जान से मार दिया था। उसके बाद एना की आत्मा डैड को परेशान करती है और वो एलिस को यहाँ बुलाता है। फिर एना की स्पिरिट ने एलिस को उस लड़की तक पहुँचाया। वो नहीं चाहती थी कि जैसा उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। एलिस की आंख खुलती है और वो टकर को सब बताती है। उसे अफसोस होता है कि शायद वो उस दिन उसकी मदद कर सकती थी। तभी एक धागा अंदर की तरफ जाता दिखाई देता है। वो लोग उस फैन को हटा देते हैं, जहाँ उसे एक सूटकेस दिखाई देता है। उसमें एना का सामान रखा था और एक खोपड़ी जो एना की थी। शायद इसीलिए उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। उसके बाद उसे अंदर और भी बहुत सारे सूटकेस मिलते हैं। वो एक एक करके सबको चेक करती है। लास्ट वाले सूटकेस में वही की फेस वाला डीमन होता है। वो एलिस को दूसरी दुनिया में ले जाता है, जहाँ छोटी एलिस भी थी। ये वही सीन है जब उस डीमन ने एलिस को पोजेस कर लिया था, यानी तब वो बड़ी एलिस से मिली थी। वो बड़ी एलिस को बताती है कि वो डीमन ही सारे दरवाजे खोलता है। डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो उस डीमन से डरते हैं। इसका मतलब ये डीमन ही यहाँ रह रहे आदमियों को कंट्रोल करता है और उनसे लड़कियों को किडनैप करवाता है और उनकी आत्मा को कैद करके रखता है। एलिस कहती है वो चाहता है सभी दरवाजे खोलने में मैं उसकी मदद करूं। तभी वो डीमन बड़ी एलिस को दूसरी दुनिया में ले जाता है। एलिस को दूसरी दुनिया से वापस लाने के लिए इमोजन दूसरी दुनिया में जाती है। वहाँ उसे एना मिलती है जो उसे रास्ता दिखाती है। वो उसे एक रेड डोर के पास ले जाती है और उसके हाथ में विसल देती है। एना कहती है मैं अंदर नहीं जा सकती, उसने मुझे देख लिया तो वो फिर से मुझे पकड़ लेगा। इमोजन को वहाँ चीखें सुनाई देती है। वो एलिस का नाम लेती है। वहाँ हम एलिस को देखते हैं। उसके गले में एक बड़ा सा ताला था। वो बाहर देखती है जहाँ बहुत सारे दरवाजे थे। वो बिल्कुल एक जेल की तरह लग रहा था। उस डीमन ने सबको कैद करके रखा था, मेलिसा, गेराल्ड और अब एलिसा को भी। वो डीमन एलिसा को अपने डैड से बदला लेने का मौका देता है। फिर क्या एलिस बिना सोचे समझे अपने डैड को मारती है। यही उस डीमन को चाहिए था, नफरत। इसी से उसे पावर मिलती है। तभी इमोजन एलिस को बुलाती है। एलिस होश में आ जाती है। वो कहती है मेरे डैड को तुमने कब्जे में कर रखा था और जिस नफरत पर तुम आज तक पलते आए हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तभी वो डीमन इमोजन को उठाकर ले जाता है और वो मेलिसा और इमोजन को अपना गुलाम बना लेता है। एलिस उसके सामने घुटने टेक देती है और कहती है उन्हें जाने दो, पर वो डीमन एलिस को दूर फेंक देता है। इसके बाद मेलिसा को मारने लगता है। वहाँ मेलिसा की बॉडी भी अब खत्म होने लगती है। तभी वो फिर से एलिस को मारने आता है, लेकिन गेराल्ड बीच में आ जाता है और एलिस बच जाती है और गेराल्ड खत्म हो जाता है। वो लास्ट में एलिस को सॉरी कहता है। फिर वो डीमन एलिस की आवाज बंद कर देता है चाबी घुमाकर। फिर वो उसके सीने में भी चाबी घुमाने वाला था। तभी इमोजन एलिस की तरफ वो विसल फेंक देती है। वो उस विसल को उठाती है और बजाती है और तभी ऑन्ड्री वहां आ जाती है।
जैसा कि उसने क्रिश्चियन से भी कहा था कि जब भी मेरी जरूरत पड़े विसल बजा देना, मैं आ जाऊंगी। उसने एक ही बार में उस डीमन को दूर फेंक दिया था। फिर वो एलिस के गले का ताला खोल देती है। फिर वो मेलिसा को साथ लेकर बाहर निकलते हैं। वहाँ मेलिसा अपनी बॉडी में जाती है और क्रिश्चियन को बताती है कि एलिसा ने ही मुझे बचाया है। फिर एलिस अपनी मॉम से गुड बाय कहती है। उसकी मॉम उसे कहती है सबकी मदद करते रहना। फिर इमोजन और एलिस भी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। फिर वो चारों मेलिसा के पास हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ एलिस अपने भाई क्रिश्चियन को वो विसल देती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और गले लगते हैं। वहाँ टकर और स्पेक्स को भी अपने पार्टनर मिल जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं एलिस को नाइटमेयर आता है। वो एकदम से जागती है। तभी उसे किसी लॉरेन नाम की लेडी का कॉल आता है। वो कहती है आपने बचपन में मेरे बेटे की मदद की थी, अब मेरे पोते के साथ भी वही सब हो रहा है। एलिस को उस बच्चे का नाम भी पता था। वो कहती है डॉल्टन। कहानी यही खत्म होती है।